युद्ध है, लड़ाई है समाज की, उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी। वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके। दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा। इतनी बीमारियां होती हैं, लेकिन कारगर दवाई होती है तो हमें फिक्र भी नहीं होता कि वो बीमारी हो जाए। और इसी तरह से हम टाइम पे उसका डायग्नोसिस करेंगे तो हमें हेड स्टार्ट मिलता है। हम वायरस को जल्दी इलाज की तरफ लेके जा पाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फाइनल फ्रंटियर है इस लड़ाई में, और हमें बहुत गर्व होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री है। हमारा इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइडर इंडस्ट्री है, फार्मा के भी अलावा। ये दोनों डायमेंशंस बहुत ही स्ट्रांग है। हमारी इंस्टीट्यूशंस साइंस की, टेक्नोलॉजी की, हमारे आईआईटीज, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, हमारे नाइपर्स, हमारे आइसर्स, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पीजीआई, CSIR इंस्टीट्यूशंस, DST इंस्टीट्यूशन, DRDO इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, हमारा इतना बेस इस देश ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी पैदा किया है। और बहुत खुशी से कहना चाहूंगा कि वो सारा तंत्र इस लड़ाई में लगा हुआ है। DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं कहना भूल गया, लेकिन वो तो बिल्कुल ही फोरफ्रंट पे हैं, हम उनकी आज सुनेंगे चर्चा। सारा तंत्र जुड़ गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT फोरफ्रंट पे है, हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी इंडस्ट्री फोरफ्रंट पे है। और ये जो इतनी व्यवस्था बनी है वो पूरी जुड़ के इस लड़ाई में हमारे देश को कोरोना से बचाने के लिए और कोरोना को दूर करने के लिए पूरी तरह से सम्मिलित है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी दवाइयां से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज, चाहे वो HIV की बात है, चाहे TB की बात है, चाहे वैक्सीन्स की बात है जो बच्चों को लगते हैं, बहुत बहुत मात्रा में ये हमारे देश के ही बने हुए वैक्सीन्स और दवाइयां सारे विश्व में जाती हैं और सारे विश्व में जानें बचाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। और सारा विश्व आज देख रहा है कि दवाइयां जब बने, नई बने, पुरानी दवाइयों को रीपर्पस करके हम इस्तेमाल करें और वैक्सीन बने, तो ये एक पक्की बात है कि उसका बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम रिसर्च और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए, अपनी इंस्टीट्यूशंस को, अपनी इंडस्ट्री को साथ लेते हुए, अपनी काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT, DST, अदर इंस्टीट्यूशंस को लेते हुए, ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हुए नई इजादें भी हम करने में लगे हुए हैं। और आज हम इसी कहानी को, इसी अचीवमेंट को, इसी जर्नी को अच्छी तरह से सुनेंगे। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने जब देश को संबोधन किया था तो उन्होंने एक क्लेरियन कॉल दिया, आह्वान किया कि आप साइंस सॉल्यूशंस ढूंढिए, वैक्सीन ढूंढिए, और देश के नौजवानों को, वैज्ञानिकों को, और कहा कि इसमें आप आगे बढ़िए। और ये उन्होंने कहा कि ये देश के लिए नहीं है, मानवता के लिए हमने ये सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो दुनिया भी देख रही है, हमारा देश भी देख रहा है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर के विजय राघवन जी से कि आज हमें विस्तार से बताएं कि इन साइंस सॉल्यूशंस के लिए, वैक्सीन्स, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, अदर टेक्नोलॉजीज में हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कैसे हम इस लड़ाई को उस मोर्चे पे भी जीतेंगे, और ये सॉल्यूशंस हम अपने देश के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए प्रदान करेंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर पॉल। नमस्कार।
जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा, कोविड-19 जो सार्स कोरोना वायरस 2 फैलाती है, उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए। दूसरी, सरफेसेस को साफ करनी चाहिए। तीसरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है, और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सॉल्यूशंस निकालनी चाहिए। चौथे और पांचवें ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं, जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। वैक्सीन और ड्रग्स के साथ हम वायरस को और तेजी से अटैक कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा वैक्सीन्स कैसे एक्ट करते हैं और कितना समय लगता है, और बनने के बाद कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैक्सीन्स एक तरह है कि वो जिस तरह से वायरस हमारे अंदर आके हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ लड़ती है, लेकिन रोग इसीलिए फैलती है, द डिजीज स्प्रेड्स because the antibody, the immune response takes a little longer and the virus by the time overwhelms us. With the vaccine के साथ हम जब वायरस आती है तब हम तैयार हो सकते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के साथ। उसके लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ता है कुछ वायरस जैसे ही प्रोटीन या पार्टिकल इंजेक्ट करना पड़ता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो। लेकिन एक चीज याद रखिए, वैक्सीन हम नॉर्मल लोग को देते हैं, बीमार या ऑलमोस्ट इन वेरी लेट स्टेज लोगों को नहीं देते, साधारण पॉपुलेशन को देते हैं। इसलिए वैक्सीन का क्वालिटी, सेफ्टी बहुत जरूरी है कि पूरी टेस्ट हो। साधारणतः वैक्सीन 10 to 15 years इट टेक्स, और कॉस्ट होती है $200 या $300 मिलियन। अब हमारी कोशिश है कि जो 10 साल लगती है उसको 1 साल में करना चाहते हैं। अगर 1 साल में करना चाहते हैं तब हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन वन वैक्सीन एंड सीइंग वेदर इट वर्क्स ओवर अ 10-year पीरियड एंड इन्वेस्टिंग ऑन दैट, we have to invest on 100 vaccines. The world is investing on more than 100 vaccines at the same time. Simultaneously, we have to go fast on the regulatory process without compromising quality. And we have to have manufacturing capabilities expanded while not compromising on our standard immunization program. And then we have to have distribution systems ready even after all this is done. This, instead of costing now $200 to $300 million, will cost you $2 to $3 billion. ये दुनिया अभी कर रही है, और जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में इट इज टॉप क्लास। हर बच्चा दुनिया में जिसको 3 वैक्सीन मिलती है स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन में, उसमें से 2 हिंदुस्तान में बनती है। So Indian manufacturing is very, very good. Similarly for generics, which we'll come to later, for drugs, India is one of the world's largest generics provider. So that is in terms of a manufacturing capability. But what has happened amazingly now is over the last few years, because of multiple kinds of investment, our vaccine companies are not only into manufacturing, but they are also into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet this is a very competitive area. One final point about vaccines before I give you some examples is because this is such a risky process and we don't know who will win,
different companies in the world, Indian companies, other companies, will stockpile vaccines even before they are ready, in the hope that what they are stockpiling will be effective. बट ये मालूम नहीं है कि वो इफेक्टिव होगी कि नहीं. अगर मान लो इफेक्टिव नहीं है तो पूरा स्टॉक पाइल वेस्ट हो जाती है. इसीलिए ग्लोबल कंसोर्शियम्स आते हैं जिससे आप स्टॉक पाइल करना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर आपका वैक्सीन वेस्ट हो जाती है तो किसी और का वैक्सीन हमारे यहां आ जाएगी. इन अदर वर्ड्स, देयर हैज टू बी इक्विटी ऑफ एक्सेस and risk mitigation also done. This is again global consortia in which India is a part also discussed this. Now in this situation there are many vaccine efforts in India which I will give you some examples. They broadly fall into 4 categories. किन किन तरह के वैक्सीन हो सकते हैं? एक तो they are called mRNA vaccines. This is the वायरस का जेनेटिक मटेरियल का एक कंपोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं. वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पांस तैयार होती है. जब वायरस आती है तब वो इम्यून रिस्पांस तैयार है. दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती. जैसे हमारे यहाँ जो रोटावैक वैक्सीन आई थी वो एक एटेन्युएटेड स्ट्रेन से बनाया गया जो रोटावायरस स्ट्रेन है लेकिन कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आती. उस तरह के वैक्सीन भी होते हैं. कोविड-19 के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं. तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं. तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है. और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं. ये 4 तरह, हर तरह की वैक्सीन कई साल लगते हैं नॉर्मली, और ये 4 तरह के वैक्सीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है देश में? एक हमारे कई कंपनीज हैं, वो उनका नाम नहीं लूंगा, आप सबको मालूम है. कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं. वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में है. अभी लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी. कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं. और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं. और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन. ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है. साथ साथ हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं. सो 3 ब्रॉड तरह के वैक्सीन एफर्ट्स हैं. एक जहां हम खुद यहां ट्राई कर रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ, और तीसरे बाहर के लोग जहां लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. और जहां भी वैक्सीन बनती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करने के लिए वो भी उम्मीद करेंगे. तो ये हुई वैक्सीन डेवलपमेंट के पार्ट. एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि व्हेन अ वैक्सीन इज मेड, it is not like a switch which will be available to everyone on day one. This disease is such unusual compared to other vaccine preventable diseases where people from the youngest to the oldest will need a vaccine, and people in every kind of country in the world will need a vaccine. This is not a rich country's disease or a poor country's disease, it's everyone's disease. So the logistics of making the vaccine accessible to everyone is a big challenge, and that is also being discussed now. Who are the first people who should get it in the front lines? Who are the most vulnerable? How does one form protective rings by giving it to specific kinds of people at specific times? That is one thing. Second thing, people often ask, when will the first vaccine come? As if when the first vaccine comes, all other vaccines are meaningless. Remember that the first vaccine is the first vaccine to be ready.
it will be a vaccine, it will be for 1 dose or 2 doses or 3 doses. Then there will be another vaccine which will be better in some context. There will be a third vaccine which will be better in some other context. This is such a huge pandemic that there is no meaning to say coming first or coming second. There is enough room for all players who are developing vaccines, so there is room for people who are going reasonably fast, there's room for those who are going slow and steady, and those who are coming a little later will learn from others and deliver. So this is very, very important to keep in mind. Now let us go to the next topic, which is about drugs. Just as vaccines can prevent the disease because our immune system attacks it as the virus enters us, drugs have a different kind of positive effect. It has a positive effect similarly, but a different kind. It attacks the virus chemically after it is entered. Now this is a very big challenge. It is a big challenge because the virus principally uses our machinery to replicate. There is not too much which is unique only to the virus. So a drug which is designed to attack the virus, if it is not done in a manner which attacks only the unique part, will attack our body parts also and will have huge side effects. But designing a drug which attacks only the virus is a very big challenge. Second challenge with drugs is the following. The virus comes into a cell, one virus particle can divide and result in thousands of particles in a cell. The result of this is that if you have a drug, you have to attack the virus early. Otherwise, the dose required to kill those thousands is too much in multiple cells, and you can't do that. Now, that is a challenge. You have to give it at the early stage. So drugs can be, which are given at the early stage. The advantage of drugs is that even after the disease itself has gone, there would be other kinds of drugs which are used to treat later symptoms. They are also very useful. So drug is very important. Now there are three broad categories of drugs which we can have. Two, I'll leave the third aside for now. Eight, though, you look at drugs which are already available for all sorts of other illnesses. And by some rational analysis, you say that, look, these kinds of drugs can be repurposed to be used against COVID-19. That is very important. For example, if there's a drug which affects viral replication, then in one case, it could work over here. Remdesivir is such a case, right? So there are others which will affect the acidity of different compartments inside the body where the virus goes, and that could be more general. So there are these kinds of drugs which one can try, and proper efforts need to be made to check whether they work. The nice thing if they work is that you already have a drug which is available and it will work fast. The other is to design new drugs, and designing new drugs is a very, very big challenge. Just like with vaccine, it takes a very, very long time. And most attempts fail, therefore you have to try a lot. What we have embarked upon something in India is something rather unusual. In addition to our science agencies working on drug development and design and laboratory work, the CSIR and the AICTE have embarked on a drug discovery hackathon. Now, this is not a routine kind of hackathon. This is a very high-end hackathon where students are trained with information on how to do computational drug discovery, and they will get access to the expensive computational tools to design drugs, and once certain candidates look good computationally and having a right fit, they can then be taken through startups in partnership with CSIR through laboratory routes to test. Will this work? This is very, very low probability of working if you try it on a small scale. But if you try it on a very large scale, you've bought enough lottery tickets, the hope is that some of them will be winners. So this is what is happening in drug discovery, both the repurposing and the new drugs. Finally, let me come to testing and diagnosis. First of all, one component of testing is to test for the presence of the virus. Those typically are called tests, which in common parlance today are called RT-PCR tests, but really they are testing for the viral genetic material.
A new kind of test is likely to come up, which tests for the virus particles presence also. So there will be these two kinds of tests. The second kind is still not available. People are trying to make this in India and elsewhere on a commercial scale. Their quality needs to go up globally. That will happen. There are multiple kinds of nucleic acid tests, genetic material tests. The RT-PCR test is one. There are two other kinds of tests, one which involves a well-known technology called CRISPR-Cas9. A CSIR lab has developed that. That is likely to scale up well. There are variations on the RT-PCR. IIT Delhi has developed a version which is very good. There is another test which involves like a strip and fluorescence. Chitra Institute has developed that. So these are all different kinds of nucleic acid tests. And finally, there are tests which are called, in public parlance, antibody tests. You've heard a lot of concerns about them. The concerns come because there are two components those tests need to have. A high level of sensitivity, so that even if the antibody levels are antibody levels are very low, you will be able to detect it. That's sensitivity. And the other is specificity. The test should not detect something else. It should detect antibodies against this virus. If both these are very high, then the test can be used at an individual level. If they are high but not high enough for an individual level, they can be used in community surveillance, interpreted correctly in the context of the community you're doing. So that is also being scaled up. There are multiple routes which are happening, and this will also go up. Overall, in terms of testing, in addition to the specific tests, several new laboratories in a hub and spoke model pushed by the Department of Biotechnology in coordination with all the other science ministries is also taking place. So this is the summary of the vaccines, drug discovery and testing. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, any question on this? I think there is no symptoms at all after a long time, or in symptomatic people when the disease goes. कि उसको कंटेन किया जा सकता है और उसको साथ लेते हुए कितनी नॉर्मल लाइफ को हम कलेक्टिवली मिलके हम उसको ना समझ सकते हैं। और ये सब चर्चा जो है सेक्टर वाइज भी होती है और प्रदेश सरकारों के साथ भी होती है। तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसी सोच से हम आगे बढ़ेंगे। सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे थोड़ा समराइज करना चाहिए सर। धन्यवाद। आज हमने चर्चा करी है जो हमारे रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा डॉक्टर विजय राघवन जी का, हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, कि आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी जो पूरी लैंडस्केप है उसको हमें अच्छी तरह से समझाया। दो तीन बातें ऐड करूंगा और समाप्त करूंगा कुछ ही मिनटों में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मान लीजिए कि एक दवाई को हमने देश में लाने की परमिशन देनी है या ट्रायल करना है या वैक्सीन का ट्रायल करना है, उसमें क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी का एंगल बहुत बड़ा होता है कि उसमें फ्रॉड नहीं हो, गलती नहीं हो, ऐसा ना हो कि वो नुकसान ही कर दे, तो रेगुलेशन उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो टाइट देखती है, स्क्रूटनी करती है। तो मैं बहुत खुशी से कहना चाहूंगा कि जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है, जो CDS को है, ऑफिस ऑफ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, और इसी तरह के रेगुलेटरी सिस्टम ICMR के अंतर्गत जो है, DBT के अंतर्गत है, वो बिल्कुल उनको इतना वो अपने मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ये जो क्लियरेंसेज हैं, सारे पैरामीटर्स को देखभाल करते हुए भी, बिना सेफ्टी के और मेथडोलॉजी का कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी मिशन मोड में दिन रात काम कर करके 24 घंटे में, 48 घंटे में परमिशन दी जा रही हैं और फैसिलिटेट किया जाए। परमिशन देना तो एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा मदद करी जा रही है कि खुल के हर तरीके से जो हम मदद कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, चाहे कोई स्टार्टअप है। तो एक ये भी रिकॉर्ड में लाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपके सामने खुशी से कहूंगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो बिल्कुल तेजी से काम करता है, और वो सर के ऑफिस में वो कोऑर्डिनेशन है और हर चीज़ का जवाब देते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज़ की हमने आज बात नहीं करी है, हम अपने तरीके से अपने वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं, हम नई PPE बना रहे हैं, कुछ डिसइंफेक्शन की चीज़ें भी आ रही हैं, और भी वो एक डायमेंशन है, लेकिन आज हमने ये फोकस रखा है। सीरो एपिडेमियोलॉजी का एक सवाल था, वो ICMR 69 जिलों में कर रहा है,
उसके रिजल्ट हमें उम्मीद है कि हम अगले हफ्ते उन रिजल्ट्स को साझा करेंगे और उससे जो सीख मिलेगी उसमें साइंस को भी मदद होगी और हमारी पूरी स्ट्रेटजी को भी मदद होगी और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए उसमें भी हमें मदद होगी। ये खुशी की बात है। अगर मैं समराइज करूं कि हमने आज क्या सुना, राइट, तो सबसे पहले मोटे तौर पे कह सकता हूं कि जो डायग्नोसिस है, किट्स की बात करी जा रही है, तो मैंने सीखा है आज कि लगभग 20 हिंदुस्तान की नई 20 ने डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाए और में हाफ है कि हम बहुत मेडिसिन को कर रहे हैं, उनको मैं आज चाहूंगा सर आपके समक्ष। फेविपिरावीर एक है, वो बाकी एंटीवायरस होती हैं वो सारे VIR के नाम से जुड़ी होती हैं। एक ओरल मेडिसिन है, इसको एक ट्रायल में चली हुई है। एक हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है, प्लांट से बना है, फाइटो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। ये CSIR की लेबोरेटरी से और DBT लेबोरेटरी से आगे बढ़ा है। इसका ट्रायल ACQH कहते हैं, इसका नाम जो अभी है, उसका ट्रायल चला हुआ है। दीज आर ऑल इंडियन ट्रायल्स। एक इटोलिजुमैब जो कि एक आर्थराइटिस में दी जाती है, सोरेटिक आर्थराइटिस में, लगता है कि उसका रोल है, ट्रायल चला हुआ है। BCG वैक्सीन जो है वो अगर हमने में लिया होगा, अगर हम ले तो हमारी बॉडी जो है उसका से ऊपर आ जाता है, टाइट हो जाता है, रिस्पॉन्ड करता है और वो फाइट करता है जनरल सब के लिए, कोविड को भी फाइट है, ये ऐसे लगता है। इसका है माइक्रो रिलेटेड कंपाउंड है, वो भी इस तरह से कम करता है और में है। इसी तरह नजर है, इस तरह से मालूम कि देश हाइड्रोक्सी पे भी कहा से भी नजर है, ट्रायल के भी। तो चाहूंगा कि रियल इनपुट कर रहा है और साइंस किया जा रहा है। और वैक्सीन में मेरी सर समरी जो मैंने आपसे सुना वो समरी ये है कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कम से कम वैक्सीन हो रहा है, जिनमें से 4 रिलेटिवली आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बनेंगे यहाँ पे। और अगर हम उन वैक्सीन कैंडिडेट्स की बात करें जो हमारे साइंस नेशनल साइंस लेबोरेटरीज बना रही हैं हमारे देश की, चाहे ICMR की लेबोरेटरीज हैं, DBT की हैं, CSIR की हैं, तो वो सर मुझे पता है लगा है कि 6 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास और उनमें से 2-3 हमें बहुत उम्मीद है और ये हम चाहेंगे कि वो compete करें, देखें कौन सबसे अच्छा है। तो ये बड़ा काम जो है वो हो रहा है। लास्ट में मैं सबसे पहले 2 पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, स्टार्टअप हैं, इंडस्ट्री है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पास भी क्लिनिशियंस हैं, इस डायमेंशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोविड के लिए करने के लिए आइडिया भी है, वो प्लीज नीति आयोग को लिखें या प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर साहब के ऑफिस में लिखें। हमें पहुंचना चाहते हैं उस तरफ, आपके आइडिया को पूरी गंभीरता से लेके उसकी पूरी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। ये व्यवस्था बनी हुई है और उसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे। और हैकाथॉन की जो बात करी है, सोचा जाए तो वो भी उसका एक हिस्सा है कि आइडियाज को इकट्ठा करें, हिंदुस्तानी आइडियाज को इकट्ठे करें, हिंदुस्तानी सॉल्यूशंस बने। और इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा कि हमारे वैज्ञानिक, स्टार्टअप, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स सब आगे आए। दूसरा, आप मीडिया ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है देश में जन आंदोलन बनाने में।
देश में अवेयरनेस बढ़ाने में, बिहेवियर चेंज लाने में। तो उसी तरह से मैं कहूँगा कि जो देश के वैज्ञानिक हैं और देश की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, कोविड की भी और कोविड के बाहर की भी, आप उनको प्लीज़ सराहना करिए, उनका फोकस में लाइए, उनको भी हीरो बनाइए। ये बहुत आगे तक जाएगा। जैसे मैंने कहा, जब ऐसी मुसीबत आती है तो साइंस के सॉल्यूशन आज की शताब्दी में काम आएंगे और पिछली शताब्दी में भी, उससे पहले भी उन्होंने ही मानवता को बचाया है। तो आप प्लीज़ उसको सेलिब्रेट करिए और आपको सैल्यूट करता हूं कि जो आपने बिहेवियर चेंज देश में लाने में जो योगदान दिया है, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। लास्ट में अब हम धन्यवाद करेंगे 3 बारी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो जूझ रहे हैं। और मैं आपको एश्योर कर दूं कि ये जो काम किए जा रहे हैं, चाहे ड्रग है, चाहे डायग्नोस्टिक है, बहुत मेहनत का, बहुत प्रिसाइज, बहुत सेफ्टी से काम किया जाता है। वायरस के साथ आप डील कर रहे होते हो, बहुत प्रिसीजन से काम होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हम अपने जो वैज्ञानिक हैं सर, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरे हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारी इंडस्ट्री रिसर्च भी कर रही है और आगे भी संभव करेगी कि स्टॉक पाइलिंग हो, करोड़ों डोजें बनेंगी दवाइयों की और वैक्सीन की। उसकी तैयारी में जो लगी है, एकजुट होकर अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने जोश के साथ, उनका हम धन्यवाद करेंगे। और तीसरा धन्यवाद हम अपनी जो साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी का, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारी डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च की, सीएसआईआर का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी जुड़े हुए हैं। आपको खुशी होगी कि सारा जहां भी साइंस लोकेटेड है, वो सब इस लड़ाई में, उनका धन्यवाद करूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का धन्यवाद करूंगा। और जो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लिनिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पेशेंट वहां हैं, और जो हमारे रिसर्च कम्युनिटी में रिसर्च करेंगे जब ये वैक्सीन वहां जाएगा, मैं उनको सैल्यूट भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।